खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री आवास पे मंडलवार समीक्षा बैठक जारी है और मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चित्रकूट धाम मंडल के जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा बैठक उन्होंने की और समीक्षा बैठक के बाद दोपहर 2 बजे वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। लगातार पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मंडलों की वो समीक्षा कर रहे हैं, वहां के विकास कार्यों को लेकर, वहां की सुविधाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। कोशिश ये कि कैसे लोगों की सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की जा रही है, समीक्षा की जा रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो चित्रकूट मंडल की जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह समीक्षा बैठक है और बैठक के बाद दोपहर 2 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री आवास पर ही यह समीक्षा बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चित्रकूट धाम मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है और समीक्षा बैठक के बाद करीब 2 बजे दोपहर में वो वाराणसी के लिए रवाना होंगे और वाराणसी में भी कई कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे। कल भी कुछ मंडल की समीक्षा उन्होंने की थी, उससे पहले भी तो बरेली, देवीपाटन और अलग अलग मंडल जो हैं उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उनके साथ फीडबैक लिया जा रहा है। तो इस बैठक में उस मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं और वो जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, वहां से जो रिलेटेड चीजें हैं, जो योजनाएं हैं, जो काम हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। विकास पहली प्राथमिकता है, सुरक्षा, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कैसे अलग अलग मंडलों को और बेहतर किया जाए। पूरे प्रदेश को चूंकि उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प योगी आदित्यनाथ ने लिया था और वो खुद भी कई बार इन मंडलों में अलग अलग जिलों में जाते हुए दिखाई दिए, वहां के जमीनी हालात को देखा, कोई लापरवाही ना हो इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए और अब मुख्यमंत्री आवास पर मंडलवार समीक्षा बैठक जारी है। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं और चित्रकूट मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ इस वक्त बैठक हो रही है। तो चित्रकूट धाम मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस वक्त चल रही है और इस बैठक में फीडबैक लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है योजनाओं को लेकर, प्रोजेक्ट जिन पे काम चल रहा है उनको लेकर, विकास को लेकर और सुशासन, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस योगी सरकार का रहा है। इसके अलावा विकास पहली प्राथमिकता, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, युवाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, जो कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मंडलों की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं लगातार? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो चित्रकूट धाम मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें सांसद, विधायक शामिल हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि जो चित्रकूट धाम मंडल में जिले आते हैं, जिसमें अगर हम कहें तो बांदा है, हमीरपुर और चित्रकूट जिला खुद है, उसके अलावा जालौन जैसे जो जिले हैं, आसपास के जो जिले चित्रकूट धाम मंडल में आते हैं, उन सभी जिलों के जनप्रतिनिधि, जिसमें विधायक, सांसद शामिल हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। हालांकि मंडल की समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधि जो पहुंचे थे उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट धाम मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस बैठक के पीछे वजह है कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है,
जहां पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा करते थे, तो अब जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि जनप्रतिनिधियों की भी विभिन्न योजनाओं में सहभागिता सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कल यह भी निर्देश दिया था कि जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई 3-3 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं देखें कि वहां क्या जरूरी है और जो 3 करोड़ तक में पूरी हो सकती हैं उनका प्रस्ताव तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं। वहीं जो सांसद हैं वो 5-5 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं की जो डिटेल्स हैं, जो प्रस्ताव हैं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय को दे और मुख्यमंत्री कार्यालय जल्द से जल्द इन परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा, उनको समय के साथ पूरा कराने की कोशिश होगी। सीधे तौर पर हम देखें तो बीजेपी जहां 2024 के अभियान को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मूड में चल रही है, उसी दिशा में मुख्यमंत्री अब अधिकारियों के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें एक वजह है कि जो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या वहां की आवश्यकताएं हैं, विधायकों की अपनी क्या समस्याएं हैं, सांसदों की अपनी क्या वहां की क्षेत्र की जरूरतें हैं, वो बताएं ताकि उस हिसाब से वहां पर चीजों को कराया जा सके। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट धाम मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक शामिल हैं, उनके साथ ये समीक्षा बैठक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही है। ठीक है। संतोष भी हमारे साथ वाराणसी से। संतोष, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री आज वाराणसी में आ रहे हैं, वहां क्या कुछ आज कार्यक्रम खास रहने वाले? उसी दौरे पे बनारस होंगे। सबसे पहले ये 4 बजे अवधूत राम भगवान शिरकत करेंगे। इसके बाद जलमार्ग से ये कहा जाए कि पड़ाव से गंगा के जरिए ये अस्सी घाट आएंगे और अस्सी घाट से ये काश्मीरीगंज से राम मंदिर में आएंगे, जहाँ रामानुजाचार्य की जयंती मनाई जा रही है, शिरकत करेंगे। तो शिरकत कार्यक्रम के बाद ये सड़क मार्ग से काशी शाम पहुंचेंगे, यहाँ पूजन दर्शन करेंगे और पूजन दर्शन के बाद ये वापस सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे। ये आज के कार्यक्रम हमारा है। दूसरी ओर यदि कल के कार्यक्रम की बात करें तो कल 10 बजे का समय होगा, जब गंगा विलास जो लग्जरी क्रूज है उसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रालय अलग अलग और जहाज मंत्रालय भी उस मौके पे होंगे। सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को करने के बाद, या ये कहा जाए कि उद्घाटन करने के बाद, ये वापस गोरखपुर चले जाएंगे। जी ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए एसके वाजपेयी बैठक पे, और संतोष आप मुख्यमंत्री के दौरे पे नजर रखिएगा। आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां एक बच्चे की मौत के बाद हंगामा हुआ है और 7 महीने की मासूम की मौत हुई। निमोनिया और बुखार से ये मासूम पीड़ित था और जबरन इंजेक्शन लगाने का आरोप यहाँ पे परिजनों ने लगाया है। और इंजेक्शन लगने के बाद कुछ ही देर बाद परिजनों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सिटी कोतवाली क्षेत्र के गोयना गांव का यह मामला है। तो यहां पे गलत इंजेक्शन और लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है कि उसके चलते बच्चे की मौत हुई और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। तो सिटी कोतवाली क्षेत्र के गोयना गांव का यह मामला, जहां बच्चे की मौत के बाद हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया हापुड़ में, और बताया जा रहा है आरोपी है कि गलत टीका लगाया गया। 7 महीने की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। निमोनिया और बुखार से यह मासूम पीड़ित था और कहा जा रहा है कि जबरन 3 टीके लगाने का आरोप है, यानी 3 इंजेक्शन उसको जबरन लगाए गए, ऐसा आरोप परिवार के सदस्य लगा रहे हैं। और इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद मासूम ने दम तोड़ दिया, ऐसा आरोप और स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मासूम की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके चलते 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। निमोनिया और बुखार से पीड़ित था और जबरन 3 इंजेक्शन लगाए गए। और इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ही वक्त में इस मासूम ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग पे लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, डॉक्टर्स पे लापरवाही का आरोप। सिटी कोतवाली क्षेत्र के गोयना गांव का ये मामला। तो हापुड़ में
एक बच्चे की मौत के बाद हंगामा किया गया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने जबरन उसे गलत 3 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उसकी जो तबीयत थी वो ज़्यादा बिगड़ गई और बच्चे ने दम तोड़ दिया। निमोनिया और बुखार से पीड़ित था ये मासूम। मेरी घरवाली के मेरे द्वारा फ़ोन आया था आसान का, नु का आप अपने बच्चे के लग टीका लगा लो। मगर ठीक है जी, मैं घरवाली पे फ़ोन कर देता हूँ, पर लेकिन अगर वो कुछ ऐसी बात कहे तो आप ज़बरदस्ती मत करना। तो मैंने इनके द्वारा फ़ोन कर दिया, मैं ये टीका लगवाना है लगवा लो, ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वे घर आ गई थी इतने में मेरे को पता लगा कि बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इन्होंने टीका लगा दिया। तो उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद ही उसके दर्द चालू हो गए। इस जगह नस भी रहती है, सांस वाँस लेने की कुछ भी दिक्कत हो सकती है, गर्दन में इंजेक्शन लगाने का क्या मतलब था। मेरी घरवाली के मेरे द्वारा फ़ोन आया था आसान का, नु का आप अपने बच्चे के लग टीका। तो हापुड़ से खबर, जहां पे एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर्स को बताया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग को बताया जा रहा है, और परिवार के लोगों का कहना है कि बच्चे को बुखार था, निमोनिया था, उसे यहां पे लाया गया और जबरन 3 इंजेक्शन लगाए गए बच्चे को, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। 7 महीने का ये मासूम, जिसकी मौत के बाद परिजनों ने यहाँ पे हंगामा भी किया और स्वास्थ्य विभाग पे लापरवाही का आरोप भी लगाया। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, यहाँ पे 7 महीने के मासूम की मौत महज इसलिए बताया जा रहा होगा कि उसे जबरन और गलत इंजेक्शन लगाए गए, क्या पूरा मामला और क्या है सच्चाई? जी, आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो टीकाकरण कर रही है, और जो पीड़ित है, पीड़ित का साफ तौर पर यह कहना है कि बच्चे का जो है 7 महीने का जो किट्टू था, इसका इलाज चल रहा था, इसे निमोनिया था और बुखार भी चल रहा था, जिसके चलते जो परिजनों ने जो टीम टीका करने वाली टीम थी, उससे कहा कि इसको बुखार है और अभी नहीं, बाद में इसके टीका लगवाएंगे। उसके बाद भी जो वहां आशा थी, उसने इसको जबरन 2 टीके टांग में एक टीका बताया जा रहा है कि गर्दन में टीका लगाया गया, जिसके बाद बच्चा नीला पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी मां के जो है गोद में ही तड़प तड़प के उसने जान दे दी। वही जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हमने सीएमओ से कई बार संपर्क करने की कोशिश भी की, उनका जो है फोन नहीं उठ पाया। जी, ऐसे में परिवार की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई, कोई कार्रवाई इस पे हुई कि इतनी बड़ी लापरवाही और चूक कैसे हुई? जब परिवार ने बताया कि बच्चे को बुखार है, अभी इंजेक्शन ना लगाया जाए, फिर जबरन इंजेक्शन क्यों लगाए गए? सबको बताना चाहूंगा, जो आशाएं होती हैं इस तरीके से अपना जो है पीछा छुड़ाने के लिए, यानी कि जो एक टारगेट होता है, इतने लोगों को टीकाकरण आज करना है, तो दूसरी जगह जाना होता है, तो जबरन जो बच्चे को आशा द्वारा टीका लगवाया गया है कि कल फिर आना होगा या परसों फिर आना होगा, और दोबारा आने के चक्कर में उस मासूम को जबरन टीका लगा दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, इस मामले पे चुप्पी साधे हैं और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक मासूम 7 महीने का, जिसने आरोप है कि गलत इंजेक्शन के चलते दम तोड़ दिया, और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगरा के रेल डिवीजन में पिछले साल की अपेक्षा 2 गुना इजाफा हुआ है, और आगरा की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल आगरा रेल डिवीजन ने 2 गुना कमाई की है पिछले साल के मुकाबले, और पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक 78,28,000 यात्रियों ने यात्रा की, जिनसे 219 करोड़ की कमाई की गई। इस साल अप्रैल से दिसंबर तक रेल डिवीजन में 2 करोड़ 2 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जिससे आगरा रेल डिवीजन ने 403 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले वर्ष के मुकाबले ये 2022-23 के साल में हमारा यात्रियों का ट्रैफिक लगभग दुगना हो गया है। पिछले साल जहां अप्रैल से दिसंबर में 78 लाख यात्रियों ने आगरा डिवीजन से यात्रा की थी, इस साल यह संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है। और साथ ही पैसेंजर अर्निंग में भी हमने 200 करोड़ के मुकाबले इस साल 400 करोड़ की अर्निंग की है, और गुड्स में भी, माल भाड़ा में भी हमने 400 करोड़ की अर्निंग आगरा डिवीजन से की है पिछले वर्ष के मुकाबले। और खबर लखनऊ से है, जहां पीजीआई में अब शुरू होगी कैशलेस इलाज की सुविधा, और पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी योजना के तहत 75 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। और कई रोगों से ग्रसित जो रोगी होंगे उनको इसका फायदा होगा। और पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने वाला पहला ये संस्थान होगा।
कई बीमारियों का यहाँ पे कैशलेस इलाज मिलेगा और कोशिश ये कि लोगों की सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए। पीजीआई में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। तो पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने वाला ये पहला संस्थान और लखनऊ के पीजीआई में अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 75 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा और कई बीमारियों का यहां पे इलाज कैशलेस हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवेकानंद जयंती पर ट्वीट किया और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातन संस्कृति और भारतीय अध्यात्म परंपरा को वैश्विक क्षितिज पर पुनर्स्थापित करने वाले महान सन्यासी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया। सभी साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इस्लाम को कोई भय नहीं, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी निश्चित ही छोड़ देनी चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। ओवैसी समेत पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। – 2024 की लड़ाई से पहले 2023 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया तो सियासी गलियारे में बवाल मच गया। वो कह रहे हैं भारत में मुसलमानों को खतरा नहीं है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भागवत के ज्ञान पर अविश्वास कायम रहा। भागवत कह रहे हैं भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। यदि वो अपने विश्वास पर टिके रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि वो अपने पूर्वजों की आस्था में लौटना चाहते हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह उनकी पसंद है। इस्लाम को डराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन साथ ही मुसलमानों को वर्चस्व की बड़बोले बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत की यही बात विपक्ष को खटक गई। वो वैसी तो आक्रामक हो गए। मोहन भागवत को पहचानने से इंकार कर दिया। ट्वीट कर लिखा, मोहन कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दें? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम भारत में अपने विश्वास को समायोजित या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात पर तकरार जारी है। सबके अपने अपने तर्क हैं। सब उन तर्कों के जरिए एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे आरएसएस, इनको देश और प्रदेश में केवल मुसलमान दिखाई देते हैं। मुसलमान हो चाहे दलित हो, जब वो लुटेंगे पिटेंगे तो वो खुद बोलेंगे और उनके नेता बोलेंगे। और जब लुटा पिटा आदमी बोलता है तो आरएसएस और भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है। तो किसको पड़ा है कि हम जबरदस्ती किसी से लड़ाई लड़ें? जब किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, चाहे कोई जाति हो चाहे कोई धर्म हो, तो वो बोलेगा। वो बोलता है, इसके बाद उसके नेता लोग बोलते हैं। अगर मुस्लिम लीडर ने कोई बात कही है तो जो मोहन भागवत जी ने बोला है उन्हें डरना नहीं चाहिए। ये उनके साथ नाइंसाफी है। ये उनके जो बात है ये जुमला है। ये जुमलेबाजी मुसलमान हो चाहे दलित हो सब जान गए हैं देश के। देखिए, मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। मोहन भागवत जी को देश के संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। वो संविधान जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, जिस संविधान में कहीं कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है। वो संविधान जो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो।
मोहन भागवत जी को देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं पे बात करनी चाहिए और लोहिया जी की किताब हिंदू बनाम हिंदू को जरूर पढ़ना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक़ का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, अगर मोहन भागवत ने ये कह दिया कि भारत में मुसलमानों को खतरा नहीं, बशर्ते वो अपना बड़बोलापन छोड़ें, तो इस पर इतना सियासी विलाप क्यों है? सवाल ये भी, आरएसएस प्रमुख को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मोहन भागवत अपने शब्दों के जरिए मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं? और 2024 की सियासी प्रयोगशाला में मोहन भागवत का यह ज्ञान बीजेपी के लिए काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का हापुड़ दौरा है। दोपहर 1 बजे हापुड़ पहुंचेंगे जितिन प्रसाद। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो रेलवे रोड स्थित अभिनंदन गार्डन में ब्राह्मण में भी वो शिरकत करेंगे। तो जितिन प्रसाद का ये दौरा, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट। कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का हापुड़ दौरा है और दोपहर 1 बजे वो हापुड़ पहुंचेंगे। यहां पे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो जितिन प्रसाद का हापुड़ दौरा है और उनके दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद। यहां पे वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे। दोपहर 1 बजे हापुड़ पहुंचेंगे मंत्री जितिन प्रसाद और यहां पार्टी पदाधिकारियों के संग बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे योजनाओं को लेकर। और रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मालिन के पुरवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के पास नहर में युवक का शव देखने को मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।